और यहाँ वीरेंद्र घोगड़िया की अभी एक रैली हुई थी उचाना में, काफ़ी आरोप लगाए गए, उनके मैं जवाब जानने को कोशिश करूँगा। उन्होंने ये कहा कि ट्रैक्टर यात्रा निकाली थी, किसान आंदोलन जो हुआ था किसानों के विरोध में, और किसान विरोधी हैं, अब वो अपने आप को किसान हितैषी बता रहे हैं। आपने कहा कि हाईकमान से बातें चल रही थी और हाईकमान के लेवल से ही कांग्रेस में आपकी वापसी हुई है। तो राहुल गांधी आपके क्लासमेट रहे हैं शायद सेंट स्टीफेंस कॉलेज में, उसके बावजूद भी लोकसभा का टिकट कटा, ये आज भी लोगों के मन में सवाल है। राहुल गांधी ने कहा कांग्रेस में आ जाओ, मैंने उनसे ही बात की थी। उचाना बांगर का गढ़ हरियाणा की हॉट सीट बन चुकी है और मेरे पास भी दिन में 10-15 फ़ोन आ जाते हैं जी उचाना क्या रहने वाला है, कौन वहाँ से जीत रहा है। और मेरे साथ यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी ब्रजेंद्र सिंह हैं, इनसे बात करेंगे, कुछ तीखे सवाल भी होंगे, जो विपक्षी आरोप लगा रहे हैं उनके जवाब भी जानने की कोशिश करेंगे। जी नमस्ते सर। नमस्कार नमस्कार। किस तरह का माहौल आप उचाना हल्के का, एक बार तो लगभग गाँव कवर कर चुके होंगे? हाँ, एक बार मैं तो असल में लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद से ही शुरू हो गया था, 3 महीने हो गए, तो माहौल तो पूरा का पूरा कांग्रेस के पक्ष में जी। और उसका दूसरा पहलू ये भी है कि बीजेपी के विरोध में, तो दोनों चीज़ें मिलके एक बहुत ही उत्साहजनक स्थिति है जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है। जी, आप अभी करसिंधु में हैं और ये कभी लोकदल का गढ़ होता था, देशराज नंबरदास जी यहाँ के मंत्री भी रहे और आपके पिताजी की एंटी राजनीति रही है। बिल्कुल। किस तरह का माहौल, गांव ने कैसा यहाँ स्वागत किया आपका? मैंने अपने अभी जो भाषण दिया था उसमें भी जिक्र किया था कि मैं एक बार यहाँ 1989 में आया था जी, और तब बड़ा भारी विरोध का सामना करना पड़ा था, लेकिन समय बदल गया है जी। और देशराज जी और मेरे पिताजी तो मेरे ख्याल से ज़्यादा नहीं तो 5-6 इलेक्शन लड़े हैं एक दूसरे के खिलाफ जी। तो बचपन से यहाँ तो मैं 2 ही कैंडिडेट सुनता था, मेरे पिताजी होते थे और दूसरी तरफ देशराज जी होते थे, नंबरदार साहब। तो अब जैसे समय बदल गया है, परिस्थितियाँ बदल गई हैं, और जिस प्रकार का करसिंधु में माहौल है, आप उसी से बाकी पूरे हल्के का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब करसिंधु में बदलाव आ सकता है तो उसके बाद तो बाकी जगह तो बदलाव बड़ा स्वाभाविक सा है। सियासत की बिसात पर मोहरे बिछ चुके हैं और आपके विरोध में जो निर्दलीय 3 खड़े हैं, वीरेंद्र सिंह घोगड़िया, दिलबाग सिंडिल, 2 हुड्डा साहब की सिपाही, वीरेंद्र काड़ा चेयरमैन, ये चर्चाएं थी कि उनमें से किसी एक को रखेंगे और 2 के नामांकन वापस कराएंगे, नहीं हुआ, वो तीनों खड़े हैं। किससे मुकाबला, बीजेपी के देवेंद्र अत्री या किन से मुकाबला मान रहे हैं? नहीं, मुकाबला तो बीजेपी से ही है जी, मुकाबला बीजेपी से ही है। और मेरा ये मानना है कि इंडिपेंडेंट्स लोग बहुत समझदार हैं, राजनीतिक तौर पे बहुत जागरूक हल्का है ये। यहाँ मुझे नहीं ध्यान पड़ता कि यहाँ इंडिपेंडेंट कभी भी किसी गिनती में आया हो जी। तो वही परिस्थिति अभी रहेगी और कांग्रेस और बीजेपी का मुकाबला है, जैसा कैसा भी वो मुकाबला होगा जी। और यहाँ वीरेंद्र घोगड़िया की अभी एक रैली हुई थी उचाना में, काफ़ी आरोप लगाए गए, उनके मैं जवाब जानने को कोशिश करूँगा। उन्होंने ये कहा कि ट्रैक्टर यात्रा निकाली थी, किसान आंदोलन जो हुआ था किसानों के विरोध में, और किसान विरोधी हैं, अब वो अपने आप को किसान हितैषी बता रहे हैं। नहीं, बढ़िया है, इसीलिए शायद वो कांग्रेस का दम भरते भरते कांग्रेस को हराने का काम कर रहे हैं, क्योंकि वो शायद किसान हितैषी बहुत ज़्यादा हैं। कांग्रेस को हराने का प्रयास करके बीजेपी को जिताने की कोशिश कर रहे हैं। तो खैर उनको मेरी शुभकामनाएं हैं, चुनाव में हैं वो। उनके बयानों पर मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। लेकिन ये जो ट्रैक्टर रैली का जिक्र है, ये मैं आपको इतना ज़रूर कहना चाहूँगा, ये उस टाइम थी जब आंदोलन शुरू नहीं हुआ था। अच्छा, ये सितंबर के महीने में थी और आंदोलन सही मायने में हवा पकड़ना शुरू हुआ है अक्टूबर और नवंबर के महीने में। तो ये तो वो समय था जब किसी को 3 किसान कानून ढंग से समझ भी आने शुरू नहीं हुए थे। हाँ, जब आंदोलन शुरू हुआ है उसके बाद से यदि आपको मेरा कोई भी बयान या कोई भी टिप्पणी ऐसी मिल जाए जिसमें आपको ये लगे कि मैं कोई भी और पक्ष ले रहा हूँ, तो मैं भी यही हूँ और आप भी यही। मैंने हमेशा इस बात का पक्ष धरा था, जबकि वो भी मेरी पार्टी के अंदर ज़्यादा उसको पसंद नहीं करते थे लोग, कि जी बहुत समय बीतने लग रहा है, इसको आप आपस में बैठ के इसका समाधान निकालिए, नहीं तो इतनी भारी संख्या में लोग बॉर्डर्स पे बैठे हैं, ये कभी भी अराजकता की स्थिति पैदा हो सकती है। बीजेपी में रहते हुए उठाई आपने? बिल्कुल उठाई ये बातें मैंने। और लेकिन वो समय वो था जब सरकार को बहुत घमंड था कि हम कोई भी फैसला जो लेंगे वो सबको मान्य हो जाएगा, नहीं तो मना लेंगे, इस तरह का था। इसी वजह से यदि आप देखें उसमें जो वार्ता के लिए लोग भी जो सेलेक्ट किए गए थे, उनमें से कोई व्यक्ति ऐसा नहीं था जिस पे किसानों का थोड़ा बहुत भी भरोसा हो जी। तो वैसी परिस्थितियां थी। और मेरे पिताजी ने तो बहुत जल्दी ही किसानों का जो पक्ष था बिल्कुल मुखर रूप से
उसके पक्ष में आके वो खड़े हो गए थे। हाँ, लेकिन राजनीतिक विरोधी हैं ये ना, किसान नेता नहीं है जिनका आप जिक्र कर रहे हो, ये राजनीतिक विरोधी कह लीजिए या प्रतिद्वंद्वी कह लीजिए, ये वो लोग हैं। और तो उनको जब ये लगा कि उनकी महत्वाकांक्षा पूरी नहीं हो रही तो वो इस तरह की बयानबाजी चल रही है। जी, और आपके विरोधी कह रहे हैं कि 10 साल बीजेपी में रहकर मलाई चाटी, अब कांग्रेस की हवा आई तो कांग्रेस में आ गए, और आपने कहा कि मेरा मन तो पहले से ही विचलित था। क्यों विचलित था आपका मन? पहली चीज़ तो ये कि जो व्यक्ति ये मलाई चाटने वाली भाषा इस्तेमाल करे ना, आप उसका लेवल समझ लो जी। उनकी राजनीति में आने का मकसद मलाई चाटना है। मैं भाई आईएएस की नौकरी छोड़ के आ रहा था, 14 साल रह रहे थे, जितनी मलाई आईएएस की नौकरी में होती है उतनी देश में कहीं और नहीं है। ठीक है, तो ये बड़ी छोटी बातें हैं जो इस तरह की बात करें, इसका मैं जवाब देना भी उचित नहीं समझता। और हाँ, जहाँ तक कांग्रेस में आने का सवाल है, बीजेपी में मन विचलित क्यों हो रहा था आपका? क्या नीतियाँ बीजेपी की पसंद? नहीं, मेरे को शुरू में ही हो, देखो वैसे तो वैचारिक तौर पर मैं कभी उनसे मेरा रास्ता बैठता नहीं था, लेकिन मुझे एक मौका मिला था चुनाव में, मेरे को पूछा गया था तो मैंने हाँ भर दी, इलेक्शन लड़ लिया, बहुत भारी बहुमत से जीत भी गया। लेकिन मुझे पहला आभास तभी हो गया था, पहले सेशन में ही जब हम MP बन के गए थे, जब 370 के ऊपर चर्चा शुरू हुई, उसमें जो भाषण हुए थे, उन भाषणों की जो भाषा थी, उन भाषणों में जिस प्रकार से हमारे देश के सबसे बड़े नेताओं के ऊपर आप यहाँ तक कह लीजिए कि उनको देशद्रोही साबित करने की बातें कर दी गई थी, मेरे को वहीं से लगना शुरू हो गया था कि मैं आपको आज बताता हूँ, मैंने शायद किसी और इंटरव्यू में भी कहा है, जब 370 पे गृह मंत्री का भाषण चल रहा था तो मुझे ऐसा लगता है मेरा ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ गया था। तो मैं हाउस से बाहर आया स्पीच के बीच में, मेरा एक पत्रकार साथी है, स्कूल से मेरा दोस्त है, मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने कहा यार मेरा तो मन कर रहा है मैं इस्तीफ़ा दे दूँ। वो बोला यार 1 साल में 2 नहीं दिया करते। तो ये तो किसान आंदोलन वगैरह से भी पहले की बात है, लेकिन वो इसलिए कि मुझे ऐसा एहसास हो, क्योंकि मेरी शिक्षा दीक्षा जो भी रही है वो इस तरह की नहीं रही, तो मुझे लगा कि हाँ मेरा लंबा नहीं चल पाएगा। और ख़ास तौर पर जब राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा की, उसके बाद मैं पूरी तरह से आश्वस्त था कि कांग्रेस का उभार भी होगा, राहुल गांधी बहुत बड़े नेता भी बनेंगे, और मैंने तभी मन बना लिया था। और आपने कहा कि हाईकमान से बातें चल रही थी और हाईकमान के लेवल से ही कांग्रेस में आपकी वापसी हुई है। तो राहुल गांधी आपके क्लासमेट रहे हैं शायद सेंट स्टीफेंस कॉलेज में, उसके बावजूद भी लोकसभा का टिकट कटा, ये आज भी लोगों के मन में सवाल है। अब वही वाली बात है ना कि शायद मैं राजनीतिक तौर पर इतना परिपक्व नहीं था कि मैं बातचीत करके आता, मैं बड़े साधारण तरीके से, सिर्फ इसलिए कि मेरा वहाँ मन नहीं बैठ रहा था। राहुल गांधी ने कहा कांग्रेस में आ जाओ, मैंने उनसे ही बात की थी, मेरी जो शुरुआत की 2 बातें हुई हैं वो उन्हीं से हुई थी, और वो बिल्कुल क्लियर थे कि बहुत बढ़िया, आप आओ और साथ काम करेंगे। और आपने कहा कि मैं धड़ों में नहीं आना चाहता था, लेकिन लोकसभा चुनाव में तो आप शैलजा के साथ ज़्यादा दिखे थे। जो लोगों ने कहा कि एक SRB गुट बन गया, जो बुलाएगा उसके यहाँ जाएंगे, बिना बुलाए तो मैं किसी के भी नहीं जाऊँ। तो अब मेरे नॉमिनेशन पे हुड्डा जी आए थे जी। तो देखिए मैं किसी कंपटीशन में नहीं हूँ पार्टी में। ये भी एक सवाल है, एक तरफ तो हुड्डा साहब की रिवेलरी दिखाने की कोशिश करते हैं आप, दूसरी तरफ से हुड्डा साहब नॉमिनेशन में आते हैं। नहीं, मेरी राइवलरी कहाँ से होगी? चौधरी वीरेंद्र सिंह की तो रही है। राजनीतिक तौर पर दोनों एक ही उम्र के हैं, दोनों महत्वाकांक्षी हैं, तो ठीक है टकराव होगा। उसमें इतना हैरानी की बात क्या है? एक पढ़ा लिखा IAS और एक बार है कि MP, अब उचाना का यदि प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता है, इस हल्के के विकास के लिए क्या विजन? एक आपने मुद्दा उठाया, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, कैसे ख़त्म हो सकती है वो बेरोजगारी? नहीं देखिए, उसके लिए ख़त्म तो खैर कौन कर सकता है, लेकिन सबसे बड़ी कमी जो हमारे इलाके में है, इस पूरे इलाके में, सिर्फ उचाना हल्का नहीं, इसको आप जींद जिला कह लीजिए या और फैला हुआ इलाका कह लीजिए, वो है कि यहाँ इंडस्ट्री नाम की कोई चीज़ नहीं है। बहुत छोटी छोटी कुछ नाम मात्र की फैक्ट्रियाँ हैं यहाँ पे, और ये इसके बावजूद कि जो सड़कों का जाल जींद ज़िले में है, कोई हरियाणा की बड़ी सड़क नहीं है जो जींद ज़िले को छू के ना जाती हो। और किसी भी इंडस्ट्री के लिए आने के लिए जो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट होती है वो इस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर की होती है, उसके बावजूद यहाँ इंडस्ट्री का स्थापित ना होना वो एक सबसे बड़ी कमज़ोरी है। तो उसको यदि हम ठीक कर पाएंगे, कोई अच्छा इंडस्ट्रियल हब यहाँ क्रिएट कर पाएंगे, तो वो सबसे बड़ी देन हो सकती है इस इलाके के लिए। और अफसरशाही से मुक्त हो गए हैं, अब पूरी तरह राजनेता बन चुके हैं ब्रजेंद्र सिंह। वो बनने के लिए
जो मेरी एमपी का चुनाव जो मैंने नहीं लड़ा उसकी बहुत बड़ी भूमिका है। नहीं तो मेरा वो नौकरी से का ही काम चल रहा था अभी तक। चलो। अब सही मायने में लोगों के बीच में आने का मौका मिला। बहुत धन्यवाद। और ये थे चौधरी ब्रजेंद्र सिंह, हिसार से एमपी रह चुके हैं, उचाना से कांग्रेस की टिकट के प्रत्याशी हैं। मुकाबला बीजेपी के देवेंद्र अत्री, 2 निर्दलीय हैं इनमें, और उनमें है दिलबाग संडील, वीरेंद्र घोगड़िया। देखते हैं कि उचाना का चुनाव परिणाम क्या रहेगा। आप कमेंट्स करके बताएं। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।